हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो डिस्कशन रहेगा आपके मध्य, वो अरस्तु जैसे महान विचारक के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और अरस्तु जैसे महान विचारक के संदर्भ में आज की जो चर्चा आपके सामने आएगी, इस चर्चा को केवल और केवल अरस्तु के संदर्भ में आप इंट्रोडक्शन मान के चलेंगे, प्रस्तुतिकरण मान के चलेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अरस्तु को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अरस्तु की ओर से नाना प्रकार के सिद्धांत, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के जो आपके दृष्टिकोण हैं वो आपको पढ़ के चलने होते हैं। लेकिन अगर आप उन सभी को आसान बनाना चाहते हैं तो उन सभी को आसान बनाए जाने के संदर्भ में पहले आपको अरस्तु को टटोलना होगा। पहले आपको उनका क्या है, एक सकारात्मक प्रस्तुतिकरण आपको लेकर के चलना होगा। और जब सकारात्मक प्रस्तुतिकरण आपकी गिरफ्त में आ जाता है तो अरस्तु की जो भी कैलकुलेशंस हैं, चाहे वो सिद्धांत को लेकर हो, विचार को लेकर हो या दृष्टिकोणों को लेकर हो, वो तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक या काफ़ी ज़्यादा क्या है, आसान बन जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भली भांति इन बातों को जानते हैं, समझते हैं कि मामला चाहे राजनीति विज्ञान या शास्त्र का हो या मामला चाहे नागरिक शास्त्र का ही क्यों ना हो, अरस्तु पश्चिमी और राजनीतिक विचारकों की दुनिया में आते हैं। और अगर हम पश्चिमी और राजनीतिक विचारकों की दुनिया को प्रॉपरली अगर हम कैलकुलेट करने की बात करें, यानी कि किसी भी पाठ्यक्रम की सीमाओं में ना बंधें और प्रॉपरली पश्चिमी और राजनीतिक विचारकों की दुनिया को थ्रोली कैलकुलेट करने का काम करें, तो मुझे ऐसा कह देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का भाव नहीं है कि अरस्तु का सानी कोई अन्य नहीं। वेल इस्टेब्लिश्ड ग्रीक फिलोसफर हैं और उनकी बातें झकझोर कर देने वाली हैं। उनकी बातें क्या हैं, झकझोर कर देने वाली हैं। आपके मन को, आपके व्यक्तित्व को, आपके व्यवहार को बेचैन कर देने वाली हैं। बहुत सारी बातें उनकी आपको ऐसे मिलेंगी जिनका आत्मसातीकरण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मेरा मन हुआ कि अरस्तु को लेकर के वेरी पॉजिटिव इंट्रोडक्शन क्या है आपके सामने रख दिया जाए, ताकि आप अरस्तु जैसे महान विचारक को समझने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत करेंगे तो मैं आज जो बातें आपके सामने रखूंगा, आपको लगेगा ये तमाम प्रकार की बातें तथ्यात्मक हैं, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। आपको लगना चाहिए कि तमाम प्रकार की बातें क्या हैं, तथ्यात्मक हैं, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। और ये दो तथ्यात्मक बातें हैं, इन्हीं तथ्यात्मक बातों की ओर से मैं अरस्तु को कैलकुलेट कराना आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ क्या है, जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके सवाल हैं, उनको भी क्या है, आपको निकालना सिखाऊंगा। करैक्टर है आपके सामने जिनका नाम क्या है, अरस्तु। मान लीजिए हमने नाम लिख करके आपको दिखाया अरस्तु। प्यार से बातों को समझना। अरस्तु, जनरली हम अरस्तु को जब अप्रोच करने की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हम ये विदाउट एनी हेजिटेशन ये कहते हैं कि प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिक विचारक। जनरली जब हम अरस्तु को कैलकुलेट करने का काम करते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम ये कहने का कार्य करते हैं कि प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिक विचारक। प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिक विचारक, प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिक विचारक। बात को समझना। अब अगर हम बात करें अरस्तु को लेकर के, देखिए ये तो कहा गया कि इनका संबंध यूनान के साथ है, लेकिन अगर आप अरस्तु के जन्म की बात करोगे, अगर आप अरस्तु के जन्म की बात करोगे, किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो 384 बीसी में अरस्तु का जन्म आपको मिलेगा। 384 बीसी में क्या है, अरस्तु का जन्म आपको मिलेगा। और खास बात क्या है कि अरस्तु का जन्म जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एथेंस के बाहर। ये बात पकड़ने वाली है। अरस्तु का जन्म कहाँ मिलेगा आपको, एथेंस के बाहर मिलेगा। अरस्तु का जन्म आपको कहाँ मिलेगा, एथेंस के बाहर मिलेगा। और एथेंस के बाहर
यूनान में ही, मतलब यूनान में ही, लेकिन एथेंस के बाहर आपको लेकर चलना है। एथेंस के बाहर एक स्थान आपको मिलता है और स्थान का नाम क्या है? स्टेगिरा। स्थान का नाम क्या है? स्टेगिरा। स्थान का नाम क्या है? स्टेगिरा। यानी कि जनरली हम इनको एक यूनानी राजनीतिक विचारक कहने का कार्य करते हैं। अगर हम इनके जन्म को यहां पर कैलकुलेट करने का काम करें तो इनका जन्म जो हमें मिलता है वो 384 बीसी में दिखाई पड़ता है, वो 384 बीसी में। खास बात यहां पर क्या है, महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है कि इनके जन्म को आप यूनान के अंदर लेकर चलेंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन क्या करनी है? आउट ऑफ द एथेंस, यानी कि एथेंस के बाहर क्या है इनका जन्म हुआ है। लोकेशन आपके पास है, लोकेशन का नाम क्या है? स्टेगिरा। लोकेशन का नाम क्या है? स्टेगिरा। अब मैंने यहां पर आपको बार बार ये बताने का काम किया है कि आप जब इनके जन्म के मामले को कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो एथेंस के बाहर आप क्या है इनको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हम एक निष्कर्ष लेकर के चलेंगे जो आगे हमारे लिए क्या बनेगा? एक प्रकार का सहयोगी धरातल बनेगा। यहां से हम क्या है एक प्रकार का निष्कर्ष लेकर के चलेंगे और यही जो निष्कर्ष है हमारे लिए क्या बनेगा? आगे की चर्चा में एक प्रकार का सहयोगी धरातल बनेगा, यानी कि एक प्रकार का कोऑपरेटिव क्या बनेगा? ग्राउंड बनेगा। एक प्रकार का कोऑपरेटिव ग्राउंड बनेगा। हम इस कोऑपरेटिव ग्राउंड को कैसे अपनाते हुए चलेंगे? हम ऐसे अपनाते हुए चलेंगे, एथेंस का निवासी ना होने के कारण, एथेंस का निवासी ना होने के कारण, एथेंस का निवासी ना होने के कारण, एथेंस का निवासी ना होने के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ा? भेदभाव का सामना करना पड़ा। और जब आप भेदभाव को यानी कि द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को आप लोग कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो कई बार वहां से भी आपके परीक्षाओं में क्या है सवाल पनपता रहता है। तो ये बातें पता होनी चाहिए। ये खुद अरस्तु ने कहा है, जब आप उनको पढ़ने की बात कर रहे हैं तो खुद ही इन बातों को कह करके चले हैं कि जब आप किसी नई प्रकार की विषय वस्तु को समझने का कार्य करें या जब आप किसी नई प्रकार की विषय वस्तु को कैलकुलेट करने का काम करें तो पहले उसका जो इंट्रोडक्शन है वो बड़े अच्छे से कर लें, उसकी समझ अपने व्यक्तित्व को देने का काम करें ताकि वो जो विषय वस्तु है वो आपके लिए क्या हो जाए? काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाए? आसान हो जाए। अब देखिए सीक्वेंस के बिहाफ पर आपको लेकर के हम चलेंगे। अगर आप अरस्तु की फैमिली को कैलकुलेट करने का काम करेंगे, जैसे मैंने क्या लिखा है ग्राउंड ऑफ फैमिली, ग्राउंड ऑफ फैमिली। अगर आप अरस्तु की फैमिली को कैलकुलेट करने का काम करेंगे दैट मीन्स क्या है? ग्राउंड ऑफ फैमिली। तो देखिए अरस्तु का जो परिवार है, अरस्तु का जो परिवार है वो क्या है? एक प्रकार से राजवैद्य, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉयल फिजिशियन। एक प्रकार से राजवैद्य की भूमिका में रहा। एक प्रकार से राजवैद्य की भूमिका में रहा। एक प्रकार से राजवैद्य की भूमिका में रहा। एक प्रकार से क्या? राजवैद्य की भूमिका में रहा। आप ये कह सकते हैं कि इनके पिता तथा इनके पिता तथा इनके ग्रैंडफादर तथा इनके दादा मैसिडोनिया सिकंदर वाला ही है ना, मैसिडोनिया या आप कह सकते हैं मकदूनिया, मैसिडोनिया के राज दरबार में, मैसिडोनिया के राज दरबार में राजवैद्य रहे। मैसिडोनिया के राज दरबार में क्या रहे? राजवैद्य, रॉयल फिजिशियन रहे, राजवैद्य रहे। बात को पकड़ना। अब ये जानकारी जनरली किताबों के माध्यम से आपको मिल जाती है कि अगर आप इनकी फैमिली को कैलकुलेट करने का काम करेंगे, हालांकि इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम उल्लेखित नहीं है, लेकिन इनके फादर का नाम क्या था? निकोमाखस। क्या था? निकोमाखस।
और इनके ग्रैंडफादर के साथ साथ जो इनके फादर हैं जिनका नाम उल्लेखित है निकोमाखस, उन्होंने भी क्या है मैसिडोनिया के राज दरबार में एज अ रॉयल फिजिशियन कार्य किया था। यह संबंध तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अब इसको हम परीक्षा उपयोगी कैसे बनाएंगे, या हम आने वाले समय में अरस्तु को इस जानकारी को अपने साथ जोड़ते हुए क्या है आसान कैसे बना सकते हैं। तो हम यहां पर यह बात इजीली इन बातों को आप जोड़ के चलो कि बचपन से ही औषधियों मेडिसिन्स के वातावरण में रहे, बचपन से ही औषधियों दैट मीन्स मेडिसिन्स के वातावरण में रहे। यही कारण है कि अब बन गई बात, आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने राज्य का जैविकीय अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसको आप क्या कहेंगे बायोलॉजिकल स्टडी कहेंगे। जैविकीय अध्ययन प्रस्तुत किया। तो ये कहा भी जाता है कि अरस्तु जब स्टेट को कैलकुलेट करने का काम करते हैं, तो स्टेट को जब कैलकुलेट करने का काम करते हैं तो उसकी एक बायोलॉजिकल स्टडी आपके सामने रखते हैं। तो बायोलॉजिकल स्टडी उन्होंने क्यों रखी, क्योंकि बचपन से ही जो व्यक्ति मेडिसिन्स के इन्वायरमेंट में पला है, बड़ा हुआ है, मेडिसिन्स का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन्होंने मानव के शारीरिक अंगों को कैलकुलेट किया। और मानव के शारीरिक अंगों को कैलकुलेट करते हुए क्या है मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने क्या बताने का कार्य किया, राज्य का जैविक अध्ययन यानी कि बायोलॉजिकल स्टडी आपके सामने रखने का कार्य किया। ठीक है, तो पहले व्यवस्था को आसान बनाना सीखो। जब आप व्यवस्था को आसान बना लेते हैं, पता नहीं मेरी बातें आप कहां तक समझते होंगे, कहां तक आप लोग इन बातों का पालन करते होंगे, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना अवश्य आपसे अपील करके चलूंगा कि आप लोग परीक्षा को परीक्षा के हिसाब से लें। जितनी मेहनत या जितना कार्य आप लोगों ने करके चलना है वो तो आपने करना है, चाहे आप कर लो, चाहे कुछ समय बात कर लेना, जैसी आपकी इच्छा हो, उतना तो आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। अब हम यहां पर क्या है अरस्तु के संदर्भ में आपको देना चाहेंगे फिलहाल अभी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी जो शुरुआत में आपके ग्रिप में होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी जो शुरुआत में आपके ग्रिप में होनी चाहिए, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, है ना। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा भवन में हैं और आपसे सवाल यह पुटअप किया जाता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे, है ना। किसने कहा, वो ये पूछेगा किसने कहा कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसने कहा। तो अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने कहा वो प्लेटो के साथ भी जुड़ते हुए पाए गए थे एक समय। इनका नाम है मैक्सी महोदय। इनका नाम क्या है, मैक्सी महोदय। ये मैक्सी महोदय क्या है, बिल्कुल कॉमन कैरेक्टर हैं। इन्होंने प्लेटो के बारे में भी क्या है कई सारी टिप्पणियां आपके सामने रखी हैं, जो हमने ऑलरेडी अभी हाल ही में आपने प्लेटो को कैलकुलेट किया है, तो ऑलरेडी हमने क्लासेस में आपको पढ़ाया है कि मैक्सी ने दो प्रकार के मेजर वन जो कमेंट्स हैं वो प्लेटो के बारे में करने का कार्य किए थे, वो हमने क्लास में कैलकुलेट किया। तो मैक्सी एक ऐसे राजनीतिक विचारक आप कह सकते हैं, या मैक्सी एक ऐसा व्यक्तित्व आप कह सकते हैं जिन्होंने अरस्तु को क्या है पहला, विश्व का पहला क्या है राजनीतिक वैज्ञानिक कहा। अरस्तु को विश्व का पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा।
चलिए, ये बातें आप लोग भली भांति जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का पिता, राजनीतिक विज्ञान का पिता, राजनीतिक विज्ञान का पिता इन्हें माना गया, राजनीतिक विज्ञान का पिता इन्हें माना गया, राजनीतिक विज्ञान का पिता इन्हें माना गया। तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का पिता इन्हें माना गया। तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पिता इन्हें माना गया। तुलनात्मक राजनीति का पिता क्या है? इन्हें माना गया। डन। राजनीतिक मूल्यों के चिंतन को, राजनीतिक मूल्यों के चिंतन को, राजनीतिक मूल्यों के चिंतन को वैज्ञानिक रूप, राजनीतिक मूल्यों के चिंतन को वैज्ञानिक रूप, राजनीतिक मूल्यों के चिंतन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इन्हें ही जाता है। वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इन्हें ही जाता है। वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इन्हें ही जाता है, इन्हें ही जाता है। तो ये तो जब हम अरस्तु को प्रॉपरली आगे हम कैलकुलेट करते रहेंगे, है ना, तो मैं समय समय पर जो अलग अलग प्रकार के तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो आपको जोड़ के दिखाता रहूंगा। लेकिन इंट्रोडक्शन वाले डिस्कशन में किस प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी आपके ग्रुप में होनी चाहिए वो हम यहां पर आपको देने का कार्य कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या है या डिस्कशन में किस प्रकार के तथ्यात्मक जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो यहां पर हम क्या है आपको यहां पर देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए, सारी बातें क्या है आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर नंबर 5 और 6 पर जो मैं लिखने जा रहा हूं ये परीक्षा में आने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं, ये भी रखते हैं, लेकिन ये काफी रिपीट हो चुके हैं। रखते ये भी हैं लेकिन ये काफी क्या है रिपीट हो चुके हैं। अब नंबर 5 पे और नंबर 6 पे जो हम आपके सामने बात रखेंगे, इन दोनों बातों पर क्या है आपको स्टार लगा के चलना होगा। और ये क्या है बिल्कुल न्यूअली डेवलप्ड हुए हैं और काफी ट्रेंड में चल भी रहे हैं। एक कैरेक्टर आते हैं जिनका नाम क्या है एम बी फोस्टर। एम बी फोस्टर, आप फोस्टर ही याद रखना। एक कैरेक्टर आते हैं जिनका नाम क्या है एम बी फोस्टर। तो एम बी फोस्टर इनके बारे में एक खास स्टेटमेंट जारी करते हैं, एक खास स्टेटमेंट जारी करते हैं। उन्होंने कहा संपूर्ण विश्व में अरस्तु, संपूर्ण विश्व में अरस्तु की बुद्धिमानी की क्षमता, संपूर्ण विश्व में अरस्तु की बुद्धिमानी की क्षमता का सामना, क्षमता का सामना अन्य कोई नहीं कर सकता। क्षमता का सामना अन्य कोई नहीं कर सकता। क्षमता का सामना अन्य कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यानी कि यहां पर जो फोस्टर महोदय हैं वो सीधा सीधा आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पावर अरस्तु के पास रही, क्या कहा, जो इंटेलेक्चुअल पावर क्या है अरस्तु के पास रही वो अन्य किसी के पास नहीं है। यानी कि जो बुद्धिजीविता है जो अरस्तु के पास है उसका सरोकार किसी अन्य के साथ नहीं है और ना ही इसकी समानता किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या है आपको करके चलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके फोस्टर महोदय हैं वो इनकी जो बुद्धिजीविता है, जो इनका इंटेलेक्चुअल पावर है, कहने की उसकी तारीफ करके चलते हैं और कहते हैं कि भी इसका सरोकार अन्य किसी के साथ आप नहीं कर सकते और ना ही आपको ऐसा क्या है करना चाहिए।
नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। एक करेक्टर और आपके सामने आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पुट अप हुआ है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका नाम है जॉर्ज, इनका नाम क्या, जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन, जॉर्ज कैटलिन कहते हैं विश्व में जो भी विद्याएं हैं, विश्व में जो भी विद्याएं, विश्व में जो भी विद्याएं कोमा शिक्षाएं, विश्व में जो भी विद्याएं कोमा शिक्षाएं उपलब्ध हैं, उन सभी के ज्ञानी, उन सभी के ज्ञानी, उन सभी के ज्ञानी, उन सभी के ज्ञानी कौन है, अरस्तु। उन सभी के ज्ञानी कौन है, अरस्तु। तो नंबर 5 और नंबर 6 पे जो मैंने कोटेशंस आपको यहां पर दिए हैं, ये दोनों ही कोटेशंस क्या हैं मेरे प्यारे साथियों, आजकल आपके परीक्षाओं में काफी ज्यादा कैलकुलेट हो रहे हैं। यानी कि फोस्टर महोदय की ओर से जो कुछ कहा गया है और यहां पर कैटलिन महोदय की ओर से जो कुछ कहा गया है, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। करंट में काफी कल्चर में है, तो नंबर 5 और 6 वाले को अपने साथ अवश्य जोड़ के चलना। इससे पहले जो भी मैंने आपको दिखाए हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मोस्टली रिपीटेड हो चुके हैं। लेकिन वो क्या है, मोस्टली रिपीटेड हो चुके हैं। तो ये नया कल्चर मैंने आपके सामने यहां पर क्या है रखा है ना। अब हम इनको जोड़ के चलेंगे किसके साथ, प्लेटो महाराज के साथ। आप लोग जानते हैं कि प्लेटो ने एथेंस में ही, प्लेटो ने कहां पर, एथेंस में ही द अकेडमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का कार्य किया था। और द अकेडमी नामक जो शिक्षण संस्थान है, एथेंस में ही नहीं, एथेंस के बाहर भी इस शिक्षण संस्थान की जो ख्याति है वो काफी ज्यादा क्या है, फैली हुई थी। उस समय का जो आपका युवा वर्ग है वो प्लेटो महाराज से शिक्षित होना चाहता है। वो चाहता है कि हमको एथेंस जाना है और एथेंस जाकर के हमको क्या है, प्लेटो महाराज से शिक्षा ग्रहण करनी है। हालांकि वो मैंने कक्षा के दौरान आपको बताया था कि प्लेटो महाराज प्रत्येक छात्र को पढ़ाने पर विश्वास नहीं रखते थे, वो भीड़ को पढ़ाने पर विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि आप जानते ही हैं उन्होंने अपने शिक्षण संस्थान द एकेडमी के मेन गेट पर लिखवाया हुआ था कि जो छात्र गणित मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज नहीं रखता है उसे द एकेडमी में प्रवेश पाने का कोई अधिकार नहीं। इसके बावजूद भी युवाओं के मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि हमें द एकेडमी के अंदर जाना है, प्लेटो महाराज के साथ अपना जुड़ाव करना है और अपने आप को क्या है, उनके आलोक में, उनकी ओर से, उनके आशीर्वाद के आलोक में क्या है, शिक्षित कराना है। तो अरस्तु के मन में इसी प्रकार की जिज्ञासा है। हालांकि विदाउट एनी हेजिटेशन आज हम आपको यह कहना चाहेंगे कि अरस्तु यदि चाहते तो मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते थे। उनके ग्रैंडफादर क्या हैं, एक राजवैद्य हैं, उनके पिता क्या हैं, एक राजवैद्य हैं। और मैंने अभी भी आपको खुद बताया कि उनका बचपन जो है वो मेडिसिन का जो इन्वायरमेंट है उसमें व्यतीत हुआ। तो चाहते तो मेडिकल लाइन में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना मन बनाया कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे प्लेटो का शिष्य बनना ही बनना है। आगे साथ द एकेडमी में प्रवेश पाए जाने के संदर्भ में जो भी न्यूनतम योग्यता रही, उस न्यूनतम योग्यता को पास करने का कार्य किसने किया, अरस्तु ने। द एकेडमी के अंदर क्या है, प्रवेश पा गए और द एकेडमी के अंदर प्रवेश पाने के पश्चात प्लेटो के आलोक में, प्लेटो के आशीर्वाद में क्या है, इन्होंने क्या है, शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो पहले अब उसी के हम क्या है, ड्राफ्टिंग बनाते हैं। प्लेटो के साथ संबंध, प्लेटो के साथ संबंध, प्लेटो के साथ संबंध, प्लेटो के साथ संबंध। तो जब आप प्लेटो के साथ संबंध दिखाने की बात करेंगे तो आप यहां पर क्या रेफरेंस लेकर के चलेंगे,
द अकेडमी नामक शिक्षण संस्थान का, द अकेडमी नामक शिक्षण संस्थान, द अकेडमी नामक शिक्षण संस्थान प्रवेश पाए जाने के संदर्भ में, प्रवेश पाए जाने के संदर्भ में, प्रवेश पाए जाने के संदर्भ में न्यूनतम योग्यताओं को पूर्ण किया, 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 न्यूनतम योग्यता को पूर्ण किया। प्लेटो के आशीर्वाद में, प्लेटो के आशीर्वाद में अपने आप को शिक्षित कराया, प्लेटो के आशीर्वाद में अपने आप को शिक्षित कराया, अपने आप को शिक्षित कराया, प्लेटो के आशीर्वाद में अपने आप को क्या है, शिक्षित कराया, प्लेटो के आशीर्वाद में अपने आप को क्या शिक्षित कराया। प्लेटो ने अरस्तु की, प्लेटो ने अरस्तु की प्रतिभा, प्लेटो ने अरस्तु की प्रतिभा से प्रभावित होकर, प्लेटो ने अरस्तु की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें मैन ऑफ द अकेडमी कहा, उन्हें मैन ऑफ द अकेडमी कहा, उन्हें मैन ऑफ द अकेडमी कहा, उन्हें मैन ऑफ द अकेडमी कहा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैन ऑफ द अकेडमी कहा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस बात को क्या आप चेंज करके ऐसे भी कह सकते हैं, द अकेडमी का मानव मस्तिष्क, द अकेडमी का, द अकेडमी का मानव मस्तिष्क, द अकेडमी का मानव मस्तिष्क, द अकेडमी का मानव मस्तिष्क। तो ये हमने प्लेटो के साथ क्या संबंध जोड़ने की बात की, और यहाँ पर यह भी निकल के आता कि प्लेटो इनकी योग्यताओं से, इनकी प्रतिभाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, और जब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए तो प्लेटो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्लेटो ने इनको क्या कहा, मैन ऑफ द अकेडमी का खिताब कहा, या अपनी ही अकेडमी का मानव मस्तिष्क कहा, अपनी ही अकेडमी का मानव मस्तिष्क कहा। अब देखिए, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अब यहाँ पर कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे, कंडीशन हम ये अप्लाई करेंगे कि 347 BC में प्लेटो की मृत्यु, प्लेटो की मृत्यु 347 BC में क्या मिलेगा आपको, प्लेटो की मृत्यु आपको मिलेगी, प्लेटो की क्या है, मृत्यु आपको मिलेगी, डन। अब प्लेटो की मृत्यु के पश्चात क्या है, द अकेडमी, द अकेडमी, द अकेडमी के वैध उत्तराधिकारी, द अकेडमी के वैध उत्तराधिकारी, द अकेडमी के वैध उत्तराधिकारी, लीगल सक्सेसर आप कह सकते हैं इंग्लिश में, द अकेडमी के वैध उत्तराधिकारी का प्रश्न पैदा हुआ, का प्रश्न पैदा हुआ, का प्रश्न पैदा हुआ, द अकेडमी के वैध उत्तराधिकारी का प्रश्न पैदा हुआ, है ना। तो अगर हम इस बात को प्लेटो की ओर से कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो फिर हमें ऐसा कह देने में कोई समस्या का भाव नहीं होना चाहिए कि प्लेटो के जाने के बाद द अकेडमी की जो कमांड है वो किसके पास आनी चाहिए। भाई प्लेटो के जाने के बाद द अकेडमी की जो कमांड है वो किसके पास आनी चाहिए, वो तो अरस्तु के पास आनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो ने उन्हें क्या है, मैन ऑफ द अकेडमी का खिताब देने का कार्य किया। प्लेटो ने उनको क्या कहने का कार्य किया, अपनी ही अकेडमी का मानव मस्तिष्क करार दिया, अपनी अकेडमी का क्या है, मानव मस्तिष्क करार दिया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अरस्तु क्या है,
एथेंस के निवासी नहीं थे, है ना। क्योंकि अरस्तु एथेंस के निवासी नहीं थे, तो यहां से जो वैध उत्तराधिकारी बने वो प्लेटो के भतीजे बने, प्लेटो के भतीजे बने। तो ये मैं इस नाते कैलकुलेट कर रहा हूं। कई बार ये सवाल आ चुका है कि प्लेटो की मृत्यु होने के पश्चात निम्न में से किस व्यक्ति को द अकेडमी का वैध उत्तराधिकारी बनाया गया या माना गया। यह बहुत ही बारीक एक तथ्यात्मक जानकारी है, और अध्यापन और अध्ययन के क्रम में हम कई बार इसको स्किप करके चलते हैं, तो आप ऐसा ना करें। इस नाते इशारे कर रहा हूं कि आपको तैयारी किस प्रकार से बनानी है। तो प्लेटो के भतीजे जिनका नाम क्या है, थोड़ा टिपिकल है, एसयूसिप्पस, एसयूसिप्पस। ये प्लेटो के भतीजे एसयूसिप्पस हैं, और इनको क्या है, प्लेटो की डेथ के बाद क्या है, द अकेडमी का उत्तराधिकारी बनाया गया, 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 द अकेडमी का उत्तराधिकारी बनाया गया। यानी कि मामला यही बना कि अरस्तु के पास तमाम प्रकार की योग्यता है, तमाम प्रकार का कैलिबर है, लेकिन द अकेडमी कहाँ है, एथेंस के अंदर है, और अरस्तु कहाँ है, एथेंस के बाहर के निवासी हैं। तो उनको क्या है, विदेशी करार दे दिया गया, और कहा गया कि भैया आपको क्या है, हम द अकेडमी का लीगल सक्सेसर नहीं मान सकते। प्लेटो के भतीजों को बनाया गया। ये भेदभाव इस नाते हुआ क्योंकि इनको विदेशी करार दे दिया गया। प्लेटो के गुरु सुकरात को जब जहर का प्याला पीना पड़ा था, तो यह बताया गया कि प्लेटो संपूर्ण यूनान में 8 वर्षों तक लगातार भटकते रहे अपने गुरु की याद में, और यही सोचते रहे कि आखिर मेरे गुरु ने ऐसा क्या कर दिया था कि उनको जहर का प्याला पीना पड़ा। हालांकि इस बात का तोड़ मैंने क्लास में आपको दे रखा है कि इसका मतलब संदर्भ आप किस प्रकार से लेकर के चलेंगे। यहां प्लेटो की मृत्यु होने के पश्चात अरस्तु के साथ केवल भेदभाव ही नहीं हुआ है। यहां प्लेटो की मृत्यु होने के पश्चात अरस्तु के साथ केवल भेदभाव ही नहीं हुआ है, उनको एथेंस छोड़ना पड़ा, उनको एथेंस छोड़ना पड़ा। एथेंस वासियों ने उनको इतना प्रेशराइज कर दिया कि आपको एथेंस छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इसका एक अन्य मतलब मैं बाद में भी आपको जोड़ के दिखाऊंगा, आज की ही क्लास में एथेंस छोड़ना पड़ा। तो अब यहां से हम कहानी बनाते हैं अपनी, कि कंडीशन हमने क्या बनाया कि प्लेटो की मृत्यु के पश्चात, प्लेटो की मृत्यु के पश्चात, प्लेटो की मृत्यु के पश्चात अरस्तु को एथेंस छोड़कर जाना पड़ा, अरस्तु को एथेंस छोड़कर जाना पड़ा, अरस्तु को एथेंस छोड़कर जाना पड़ा, अरस्तु को एथेंस छोड़कर जाना पड़ा। अब यहां पे जो अब मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल परीक्षा उपयोगी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल आने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। एशिया में, हालांकि इसको लघु एशिया आप कह सकते हैं, एशिया में एसस, एशिया में एसस नामक स्थान पर, एशिया में एसस नामक स्थान पर द अकेडमी की, द अकेडमी की, द अकेडमी की एक शाखा खोली, द अकेडमी की एक शाखा खोली। कितना प्यारा फैक्ट है, द अकेडमी की एक शाखा खोली, कितना प्यारा फैक्ट है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अरस्तु ने द अकेडमी की एक ब्रांच खोलने का कार्य किया था, द अकेडमी की एक ब्रांच खोलने का कार्य किया था। तो आपका आंसर क्या होगा, एसस। और जो ये जो आपका एसस नामक स्थान है, आप इसको रफली कहां लेके चलेंगे, एशिया में ही लेके चलेंगे, लघु एशिया में आप लेके चलेंगे, है ना।
तो कितना प्यारा फैक्ट आपके सामने बना हुआ है। इस बात को समझने की मेरे हिसाब से क्या है भाई, आपको आवश्यकता है। मैं डिस्कशन कर रहा हूं और इसी प्रकार के जो आपके फैक्ट हैं उनको मैं क्या निकाल रहा हूं। अब क्या है, अब हमें यहां पर एक और किसको रखना, देखिए अगला डिस्कशन क्या होगा, एक और हम किसको रख के चलेंगे, अरस्तु तो चलेंगे ही चलेंगे। और अरस्तु के साथ हम जोड़ के चलेंगे इनको, या तो आप लिख सकते हैं ऐसे हर्मेइयस, या तो इनको क्या लिख सकते हैं हर्मेइयस, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हर्मेसियस, या तो आप इनको हर्मेइयस लिख सकते हैं या फिर आप इनको क्या हर्मेसियस लिख सकते हैं। असल में ये जो आपके हर्मेइयस हैं या जो हर्मेसियस हैं, इनको आप कहां जोड़ के चलेंगे, लघु एशिया के साथ ही जोड़ के चलेंगे, लघु एशिया के साथ ही जोड़ के चलेंगे। और ये क्या है, ये अंतानियस, ये क्या है अंतानियस, ये रिलेशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप ये रिलेशन लेकर के नहीं चलेंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। अंतानियस के शासक हैं, ये क्या है अंतानियस के शासक हैं, और दोनों क्या है आपस में मित्र हैं एक प्रकार से। यानी कि यहां पर जो अंतानियस के शासक हर्मेइयस हैं या जो हर्मेसियस हैं, वो अरस्तु की योग्यताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और जब उनको एथेंस से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो इन्होंने उनको क्या इनवाइट करने का काम किया कि आप परेशान ना हो, आप हमारे यहाँ पर आ जाइए और हमारे यहाँ पर अपने आप को क्या है व्यवस्थित करने का कार्य कीजिए। तो इनवाइट किया गया था, एक बुद्धिजीवी को इनवाइट किया गया था कि आपको एथेंस के लोग भगा रहे हैं, आपको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो आप अपने आप को बेचैन ना करें या आप अपने आप को परेशान करने का कार्य ना करें। आप एक काम कीजिएगा, हमारे यहाँ आ जाइएगा और हमारे यहाँ पर आकर आप अपनी एक्टिविटीज़ को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये जो एस्थस नामक स्थान में द एकेडमी की एक ब्रांच ओपन हुआ, इस पर पूरा आशीर्वाद या इस पर पूरा राजनीतिक आशीर्वाद आप किसका ला सकते हैं, हर्मेइयस या हर्मेसियस का आप ला सकते हैं, जो अंतानियस के शासक हैं। इतना ही नहीं, जो हर्मेइयस हैं इनकी पुत्री हैं, इनकी पुत्री है, हालांकि गोद ली गई पुत्री थी, इनकी पुत्री हैं और इनकी पुत्री का नाम क्या है, पीथियास। इनकी पुत्री का नाम क्या था, पीथियास। तो अरस्तु की योग्यताओं से प्रभावित होकर के इन्होंने पीथियास का जो वैवाहिक संबंध है, पीथियास का जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है, जो वैवाहिक संबंध है, वो अरस्तु के साथ क्या है स्थापित कर दिया था। वो अरस्तु के साथ क्या है स्थापित कर दिया था, वो अरस्तु के साथ क्या है स्थापित कर दिया था, है ना। तो ये जुड़ाव आपको लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे का डिस्कशन इस पर काफी ज्यादा क्या है डिपेंड है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से क्या है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा या आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप मुझे जानते हैं, समझते हैं, पकड़ते भी हैं। मैं थोड़ा डिस्कशन के बिहार पर पढ़ाता हूं, जल्दबाजी नहीं करता हूं। तो जब वीडियो आपके सामने आएगा या कक्षा आपके सामने आएगा तो इस बात को अपने मस्तिष्क में रखना कि एंड तक आपको देखना है ना, एंड तक आपको देखना है। बहुत कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी और काफ़ी अच्छा आपको सीखने के लिए क्या है यहाँ पर उपलब्ध होगा। अब देखिएगा, यहाँ तक की बात आ गई। अब हम समय देते हैं आपको क्या, 346 BC, 346 BC। अब 346 BC में आप कैलकुलेशन किसकी करेंगे, मैसिडोनिया, या आप इसको क्या कह सकते हैं, मकदूनिया भी कह सकते हैं, मैसिडोनिया, या आप इसको क्या कह सकते हैं, मकदूनिया भी कह सकते हैं। यहाँ के शासक आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, फिलिप सेकंड। यहाँ से शासक आपको क्या दिखाई पड़ेंगे उस समय, फिलिप सेकंड। और फिलिप सेकंड कौन है, आप जान ही पा रहे होंगे, सिकंदर के क्या है, फादर है। फिलिप सेकंड कौन है, सिकंदर के फादर हैं। तो फिलिप सेकंड ने, यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, फिलिप सेकंड ने अरस्तु को मैसिडोनिया बुलाया, अरस्तु को मैसिडोनिया बुलाया, अरस्तु को मैसिडोनिया बुलाया।
ताकि सिकंदर को ताकि सिकंदर को ताकि सिकंदर को राजनीतिक मूल्यों 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 की शिक्षा दी जा सके। ताकि सिकंदर को राजनीतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। ये बात आप पहले से भी जानते होंगे कि अरस्तु को ही क्या है, सिकंदर का पॉलिटिकल टीचर माना जाता है। अरस्तु को ही क्या है, सिकंदर का पॉलिटिकल टीचर माना जाता है। अरस्तु को ही क्या है भी, सिकंदर का पॉलिटिकल टीचर माना जाता है। अब मैं आपको क्या है, समुद्र की थोड़ी गहरी यात्रा करवाना चाहूंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। असल में मामला क्या बना, इसके आगे का मामला यह बना कि एक और क्या है, एथेंस है। एक और क्या आ गया, एथेंस है ना। एक और क्या आ गया आपका, एथेंस नहीं, उसको बाद में लेंगे। एक और हम क्या लेके चलेंगे, ईरानी। एक और हम क्या लेके चलेंगे, ईरानी। और एक और हम क्या लेके चलेंगे, अंतानियस। अंतानियस के शासक जिनका नाम हमने आपको क्या बताया था, हर्मेइयस। हर्मेइयस है ना। आपको याद होगा कि सिकंदर ने क्या है, ईरानी शासक दारा थर्ड को बैटल ऑफ अराबेला में हराने का कार्य किया था। वो तो खैर सिकंदर के चैप्टर में आप पढ़ते हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही नई जानकारी देने जा रहा हूं। यहां पर जो ईरान है, यहां पर जो आपका ईरान है, ईरान की ओर से आप रफली एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ईरान में जो है हकामनी राजवंश का शासन है। हकामनी राजवंश का शासन है। और ये जो आपका हकामनी राजवंश है, ये संपूर्ण एशिया का, या आप ऐसा भी कह सकते हैं संपूर्ण एशिया का एक ताकतवर राजनीतिक वंश माना जाता था, क्योंकि इसका जो सैन्य संगठन है बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा था। तो यहां पर जो आपका ईरान का हकामनी वंश है, बात को समझना, यहां पर जो आपका ईरान का हकामनी वंश है, ईरान के हकामनी वंश की ओर से क्या हुआ, हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। अरस्तु के मित्र, अरस्तु के मित्र, अरस्तु के मित्र हर्मेइयस, हर्मेइयस की हत्या कर दी गई। अरस्तु के मित्र हर्मेइयस की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात क्या हुआ, अरस्तु ने यूनान को केंद्र में रखते हुए, अरस्तु ने यूनान को केंद्र में रखते हुए, यूनान को केंद्र में रखते हुए, अरस्तु ने यूनान को केंद्र में रखते हुए विदेशियों को बर्बर कहा। बताओ, मेरे दोस्त को ही मार दिया। विदेशियों को बर्बर कहा, विदेशियों को बर्बर कहा, विदेशियों को बर्बर कहा। सिकंदर को लगातार शिक्षित किया, सिकंदर को लगातार शिक्षित किया। यह बात यहां से निकली, सिकंदर को लगातार शिक्षित किया कि आपके नेतृत्व में, कि आपके नेतृत्व में, कि आपके नेतृत्व में इन विदेशी बर्बर लोगों पर, इन विदेशी बर्बर लोगों पर यूनान का आधिपत्य स्थापित हो,
यूनान का आधिपत्य है स्थापित हो, यूनान का आधिपत्य है स्थापित हो, यूनान का आधिपत्य स्थापित हो। तो जो हम पढ़ के चलते हैं ना, प्राचीन भारतीय इतिहास में कई बार इसके रेफरेंस लिए जाते हैं कि अरस्तु ने सिकंदर को लगातार ये शिक्षित किया कि यूनानी ब्लड सुप्रीम है और उसका धरती पर होने का यही भाव है, यही मतलब है कि आपको संपूर्ण विश्व पर अपने शासन को स्थापित करना है। तो असल में वो दुखी हो गए थे कि मेरे मित्र को ईरानियों ने क्यों मारा, और जैसे ही उनके मित्र को ईरानियों की ओर से मारा गया, उनकी हत्या की गई, तो वो यूनान को अपने एक केंद्र में रख लेते हैं और यूनान को केंद्र में रखते हुए यूनान के बाहर के जो भी लोग हैं उनको विदेशी मान लेते हैं और उनको बारबारिक कहना प्रारंभ कर देते हैं, उनको बर्बर कहना प्रारंभ कर देते हैं और लगातार सिकंदर को टीज करते हैं, पढ़ाते हैं कि भैया आपके नेतृत्व में इन बर्बर लोगों पर यूनानियों का जो आधिपत्य है वो स्थापित होना चाहिए, यूनानियों का जो आधिपत्य है वो क्या है, स्थापित होना चाहिए। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब क्या है, इसके पश्चात अरस्तु एथेंस वापस लौट आए, एथेंस वापस लौट आए, एथेंस वापस लौट आए। समय ठीक रहा कि एथेंस वासियों ने इस समय उनका बड़ा विरोध नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ी देर में उनका विरोध होने वाला है। जब एथेंस वापस लौट करके आए तो उस समय कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। एथेंस वापस लौट कर आए, लीसियम नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, 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 लीसियम नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। क्योंकि इस शिक्षण संस्थान को क्योंकि इस शिक्षण संस्थान को क्योंकि इस शिक्षण संस्थान को यूनानी देवता क्योंकि इस शिक्षण संस्थान को यूनानी देवता लीसियम यूनानी देवता लीसियम के मंदिर के परिसर में स्थापित किया गया था, के मंदिर के परिसर में स्थापित किया गया था, के मंदिर के परिसर में स्थापित किया गया था। इस नाते इसका नाम लीसियम पड़ा, 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 इस नाते इसका नाम क्या है, लीसियम पड़ा। ठीक है। अब देखिए, अरस्तु के बारे में एक जानकारी हम आपको यहां पर देना चाहेंगे और इसी जानकारी से क्या है, एक तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने क्या है, प्रस्तुत करेंगे। ऐसा माना गया है कि अरस्तु को क्या है, बैठ करके पढ़ाने की आदत नहीं थी। अरस्तु को क्या है, भी बैठकर पढ़ाने की आदत नहीं थी, उनको घूम घूम कर पढ़ाने की आदत थी। कहा गया कि जो लीसियम है, लीसियम में उन्होंने एक क्या है, सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से क्या है, एक सर्कल बनवाया हुआ था और उस सर्कल पर अरस्तु क्या है, आगे आगे ऐसे टहलते रहते थे और उनके शिष्य जो हैं उनके पीछे पीछे चलते रहते थे और शिष्य उनसे क्या है, सवाल जवाब किया करते थे और वो क्या है, जवाब देते रहते थे। तो अगर मैं ये जानकारी ऐसे आपके सामने रखूं, क्योंकि उनको घूम घूम कर पढ़ाने की आदत थी, आपको लगेगा मैं आप पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि उनको घूम घूम कर
पढ़ाने की आदत थी, क्योंकि उनको घूम घूम कर पढ़ाने की आदत थी, और उनकी जो यही आदत है कारण बनी किसका? उन्हें भ्रमणशील दार्शनिक ओब्लिक शिक्षक कहा गया। तो आपके परीक्षा में सवाल आ सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है या निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसे आप भ्रमणशील दार्शनिक विचारक या शिक्षक कहना चाहेंगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अरस्तु। लिथियम को एक भ्रमणशील विद्यालय की संज्ञा दी गई। लिथियम को एक भ्रमणशील विद्यालय की संज्ञा दी गई, है ना। तो एक जानकारी हमने आपके सामने रखी, लेकिन वो जानकारी जो हमने आपके सामने रखी उसी से आपको क्या है, तथ्यात्मक जानकारी भी क्या है, जोड़ करके दिखा दी। तथ्यात्मक जानकारी भी क्या है, जोड़ करके दिखा दी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि इसको भ्रमणशील विद्यालय की संज्ञा दी गई है, या इसको क्या है, पर्यटन विद्यालय की संज्ञा दी गई। इसको क्या है, पर्यटन विद्यालय की संज्ञा भी दी गई। पर्यटन विद्यालय की संज्ञा भी दी गई, पर्यटन विद्यालय की संज्ञा भी दी गई, पर्यटन विद्यालय की संज्ञा भी दी गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे क्या हुआ, यह आज का लास्ट होगा। इसके बाद हम डिस्कशन करते रहेंगे अपनी क्लासेस में, है ना। देखिए, अगर आप रेफरेंस लेते हैं किसका, लिथियम नामक शिक्षण संस्थान, लिथियम नामक शिक्षण संस्थान, है ना। तो ये जो आपका लिथियम नामक शिक्षण संस्थान है, इसमें क्या हुआ, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक करैक्टर है जिसका नाम क्या, अरिस्थेकिलीज। अच्छा, ये जो आपका अरिस्थेकिलीज है, ये लिथियम का छात्र है। ये क्या है, लिथियम का छात्र है। ये क्या, लिथियम का छात्र है। पहले नाम पकड़ो, अरिस्थेकिलीज, ये क्या है भी, लिथियम का छात्र है। क्या कहेंगे, लिथियम का छात्र है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अरिस्थेकिलीज लिथियम का छात्र होने के साथ साथ क्या, सिकंदर का भतीजा है। सिकंदर का भतीजा है। सिकंदर का क्या है, भतीजा है। अब हुआ क्या कि ये जो आपका अरिस्थेकिलीज है, अरिस्थेकिलीज की हत्या सिकंदर की ओर से करवा दी गई। 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 हत्या सिकंदर की ओर से क्या है, करवा दी गई। अब इसका नकारात्मक निष्कर्ष निकला, है ना। नकारात्मक निष्कर्ष किस रूप में निकला, इस घटनाक्रम का नकारात्मक निष्कर्ष किस रूप में निकला भाई। इस घटनाक्रम का जो नकारात्मक निष्कर्ष है वो इस रूप में निकला कि लिथियम का वातावरण
लिथियम का वातावरण सिकंदर विरोधी हो गया। लिथियम का वातावरण सिकंदर विरोधी हो गया। लिथियम का वातावरण सिकंदर विरोधी हो गया। अब बात पकड़ में आ रही होगी आपके। और अगर लिथियम का वातावरण सिकंदर विरोधी हो गया तो हम कह सकते हैं अंततः अरस्तु विरोधी हो गया। अंततः अरस्तु विरोधी हो गया, क्योंकि दोनों क्या गुरु चेले हैं। अंततः अरस्तु विरोधी हो गया। परिणाम स्वरूप एक बार फिर अरस्तु को एथेंस छोड़ना पड़ा। अरस्तु को एथेंस छोड़ना पड़ा। परिणाम स्वरूप एक बार फिर अरस्तु को एथेंस छोड़ना पड़ा। इसकी वजह है, मैंने क्यों रखी है यह घटनाक्रम, मैंने क्यों आपके सामने रखा है। क्योंकि अरस्तु महाराज इन बातों को समझ पा रहे थे कि भाई सिकंदर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तो हम दोनों गुरु चेला हैं, तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। और जैसे ही लिथियम का वातावरण सिकंदर विरोधी हुआ तो हमने क्या बताया, अंततः अरस्तु विरोधी बन गया। अरस्तु बात को समझ गए कि एथेंस के निवासी अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। उनको तो क्या है, एक मौके की तलाश थी। अरस्तु एथेंस से भाग खड़े हुए। अब उन्होंने इस घटनाक्रम को ऐसे समझाया है कि मेरे भागने का तात्पर्य आपको समझना होगा। उन्होंने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया कि मैं एथेंस के वासियों को दर्शन के विरुद्ध विद्रोह करने की दूसरी अनुमति नहीं दूंगा। गौर से समझो, इस भागने के क्रम में उनका कोटेशन है जो परीक्षा में आ सकता है। उन्होंने कहा मैं एथेंस के निवासियों को कोटेशन है बहुत प्यारा उनका ये, मैं एथेंस के निवासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार सेकंड टाइम दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार विद्रोह करने की अनुमति नहीं दूंगा। दूसरी बार विद्रोह करने की अनुमति नहीं दूंगा। दूसरी बार विद्रोह करने की अनुमति नहीं दूंगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कोटेशन किसकी ओर से इस्तेमाल किया गया, एथेंस के निवासियों के संदर्भ में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अरस्तु। अच्छा, इसका भाव समझो। इस कोटेशन के माध्यम से अरस्तु ये समझाना चाहते हैं कि हमको याद है आपने सुकरात के साथ क्या किया था। सुकरात जैसे महान व्यक्तित्व को आपने जहर का प्याला पिलाने पर मजबूर कर दिया, दर्शन को आपने दंडित किया, बुद्धिजीविता को आपने दंडित किया, एक ज्ञानी पुरुष को आपने दंडित किया, वो आपने ठीक नहीं किया। मैं अब एथेंस में नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं यहां से। मैं आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा कि आपको सेकंड ओकेशन मिले बुद्धिजीविता को दंडित करने का, दर्शन को दंडित करने का, एक महान व्यक्तित्व को दंडित करने का। उनका तात्पर्य यही था। तो ये घटनाक्रम मैंने मजाक में आपके सामने नहीं रखा, इस कोटेशन को समझाने के लिए ये मैंने पूरा जो घटनाक्रम है ये आपके सामने क्या है, बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, आप लगातार अपनी तैयारी में बने रहें। हम तो आपसे हमेशा यही अपेक्षा करके चले हैं। हम मानते हैं कि हमारा व्यवहार थोड़ा कठोर है, वैल्यूज को काफ़ी गहराइयों में लाकर के आपके सामने रखते हैं, थोड़े टाइम टेकन भी हैं, धीरे धीरे पढ़ाने की परंपरा है।
लेकिन ये सब कुछ हमारे अपने लिए नहीं है, ये सब कुछ आपके लिए है। क्योंकि अध्यापन का एक बहुत पुराना नियम है, वो ये समझाता है कि किसी भी कक्षा के प्रस्तुतिकरण के दौरान ठहराव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अध्यापन के दौरान ठहराव होना इस नाते जरूरी है ताकि जो सामने लोग हैं जिनको आप शिक्षित करके चल रहे हैं, जिनको आप पढ़ाते हुए चल रहे हैं, वो अपनी कनेक्टिविटी आपके साथ आसानी के साथ कर पाएं और आपकी बातों को बड़ी आसानी के साथ क्या है समझ पाएं। एक इशारा करके आज जा रहा हूं, जहां पानी की गहराई बहुत ज़्यादा होती है वहां पानी का प्रवाह उतना ही कम होता है, अर्थात जहां पानी की गहराई बहुत ज़्यादा होती है वहां पानी ठहराव की स्थिति में आपको नजर आएगा, और जहां गहराई बहुत कम होती है वहां प्रवाह उतना ही क्या है तेज मिलेगा। बहरहाल ये अरस्तु का एक इंट्रोडक्शन हमने आपके सामने रखा है। ये बातें शुरुआती दौर में, शुरुआती क्रम में आपके गिरफ्त में होनी चाहिए। आप समझदार हैं, लगे रहिए अपनी तैयारी में। अब समय आ गया है कि जब आपको अपनी तैयारी को पहले की तुलना में और भी अधिक क्या है व्यवस्थित करके चलना पड़ेगा। समय की बर्बादी करने का कोई मतलब या कोई भाव बनता नहीं है। अपनी तैयारी को गतिशीलता देते रहें। अपनी किताबों का या जहां जहां आप जुड़े हुए हैं आप वहीं से अपने आप को लाभान्वित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों और अपेक्षाओं के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।